हाँ, जब मैं यहाँ सदर हॉस्पिटल रांची में आया तो चुनौतियाँ आने को हमको नज़र आई। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम था, बाहर से काफ़ी अच्छा है, दिखता है सदर अस्पताल, लेकिन अंदर में आने को समस्याएं थी। डॉक्टर्स यहाँ कुछ कुछ काफ़ी अच्छे थे, सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, जो कि रांची और झारखंड के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, लेकिन उनको जो चीज़ चाहिए वो नहीं था। तो होता क्या है कि जब मैन पावर आपके पास काफ़ी अच्छे हों, लेकिन फिर भी अगर उनको इक्विपमेंट्स नहीं दिया जाए तो फिर वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। जोहार, नमस्कार। मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लैपटॉप07। आज हम आए हैं सदर हॉस्पिटल रांची में और यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात सर। और सर से आज हम लोग बात करेंगे, खास करके अगर हम बात करें सदर हॉस्पिटल रांची का, तो पहले काफ़ी आधुनिक यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम में सदर हॉस्पिटल रांची जो है काफ़ी आधुनिक ट्रीटमेंट से अभी जाना जा रहा है। और इसी में खास बातचीत के लिए सर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जोहार, नमस्कार और आप सबों का धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप बताएं कि जब आपने सदर अस्पताल का कार्यभार संभाला तब आपको कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां देखने को मिली? हाँ, जब मैं यहाँ सदर हॉस्पिटल रांची में आया तो चुनौतियाँ आने को हमको नज़र आई। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम था, बाहर से काफ़ी अच्छा है, दिखता है सदर अस्पताल, लेकिन अंदर में आने को समस्याएं थी। जैसे सीपेज का बहुत जगह प्रॉब्लम था और आज अब बहुत कम है, लेकिन फिर भी आज भी है कुछ कुछ जगहों पर। हम लोग इसको धीरे धीरे ठीक करते जा रहे हैं। तो सीपेज का प्रॉब्लम था, फिर बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन फंक्शनल नहीं थी। सपोज कि फायर सेफ्टी सिस्टम है लेकिन ढंग का नहीं है, वो इमरजेंसी में काम नहीं करेगा। तो हम लोगों ने फायर सेफ्टी सिस्टम को एडिशनल कुछ उसमें ऐड किया ताकि कभी भी यहाँ फायर हो के दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो तो हम लोग उसको सेफली सबको रख सकें। उसी ढंग से यहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम था, वाईफाई का प्रॉब्लम था, जो कैमरा होता है सीसीटीवी कैमरा वो भी फंक्शनल नहीं था। तो सारी चीज़ों को फंक्शनल करना पड़ा। इसके बाद दूसरा था कि डॉक्टर्स यहाँ कुछ कुछ काफ़ी अच्छे थे, सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, जो कि रांची और झारखंड के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, लेकिन उनको जो चीज़ चाहिए वो नहीं था। जैसे यहाँ पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट थे, लेकिन इकोकार्डियोग्राफी मशीन नहीं था। तो हम लोगों ने उस गैप को पहचाना कि बिना इकोकार्डियोग्राफी का कोई कार्डियोलॉजी का वर्क कैसे करेंगे। उसी ढंग से यहाँ कैथलैब नहीं था, तो हम लोग कैथलैब भी अभी भी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द 2 से 3 महीने में हम लोगों के यहाँ कैथलैब भी लग जाएगा। तो होता क्या है कि जब मैन पावर आपके पास काफ़ी अच्छे हों, लेकिन फिर भी अगर उनको इक्विपमेंट्स नहीं दिया जाए तो फिर वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। वो जो साधारण MBBS डॉक्टर या MD डॉक्टर करते हैं उतना ही कर पाएंगे, वो कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी समस्याएं सभी जगह थीं। जैसे ऑर्थोपेडिक्स में अर्थ्रोस्कोप मशीन नहीं था, डेंटल में जो डेंटल है वहाँ पर एक्सरे नहीं हो पाता था, OPG नहीं था, तो हम लोग डेंटल को भी काफ़ी अपग्रेड किए। तो ऐसी समस्याएं सभी डिपार्टमेंट्स में थीं जिनको हम लोग धीरे धीरे दूर करते जा रहे हैं। CT स्कैन MRI नहीं था, अभी हम लोग CT स्कैन MRI विदिन ए मंथ सब कुछ हो जाएगा, आ गई हैं मशीनें सब कुछ। तो ऐसे चुनौतियां बहुत सारी थी। आपके लीडरशिप में हॉस्पिटल में कौन कौन से महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं? देखिए, चूँकि यहाँ पर हमारे सदर अस्पताल में बाहर से काफ़ी पेशेंट आते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से। पहले यहाँ पर केवल लोकल पेशेंट आते थे और सदर अस्पताल को हिंदपीढ़ी अस्पताल बोला जाता था कि केवल आसपास के ही पेशेंट आते हैं। लेकिन अभी हमारे पास झारखंड के सभी जिलों के पेशेंट आते हैं, स्टेट के बाहर के भी पेशेंट सदर अस्पताल में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे परिवर्तन लाए, जैसे कि हम लोग कार्डियोलॉजी को इम्प्रूव किए हैं। न्यूरो सर्जरी यहाँ नहीं होती थी और केवल रिम्स में न्यूरो सर्जरी होती थी। वहाँ पर जितना बेड था उससे 3 गुना 4 गुना पेशेंट थे। तो हम लोगों ने यहाँ न्यूरो सर्जरी शुरू की और वो बहुत अच्छा चल रहा है। हीमेटोलॉजी में भी काफ़ी अच्छा, यहाँ झारखंड के अकेला हीमेटोलॉजिस्ट हैं। हमारे पास दुमका के भी पेशेंट आते हैं, गिरिडीह के भी, बिहार के भी, छत्तीसगढ़ के भी। तो हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ कमियां थी, दवाओं की कमियां थी। जैसे यहाँ पर एमिसुजुमाब दवा नहीं थी,
तो भारतवर्ष में बहुत कम जगहों पर वो दवा थी, लेकिन हम लोगों ने रांची में उसको मंगाया और उससे पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा हुआ। पेशेंट जो सप्ताह में 2 बार आते थे, अब महीने में 1 बार आते हैं। उनको आईवी इंजेक्शन देना पड़ता था, अभी केवल स्किन के नीचे इंजेक्शन दे देते हैं हम लोग महीने में 1 बार, उनको ब्लीडिंग फिर नहीं होता है। तो इसी ढंग से हम लोगों ने पैथोलॉजी को भी काफ़ी इम्प्रूव किया। अभी हम लोग पैथोलॉजी को भी NABL कराना चाहते हैं। हम लोग के यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं होती थी, तो गायनी डिपार्टमेंट में अभी 4 सीट, गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट में 4 सीट पर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो रही है और सेकेंडरी DNB की भी पढ़ाई हो रही है। यानी कि जो लोग पहले से 2 साल का कोर्स कर लिए हैं, MBBS के बाद, इंटर्नशिप के बाद 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर लिए हैं, वो फिर से DNB में एडमिशन ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं एज ए स्टूडेंट। उसी ढंग से हम लोग अब सर्जरी में भी हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए 3 सीट मिल गया है। इस साल हम लोग पेडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया, ENT, पैथोलॉजी सब में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। तो इस ढंग से यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। डेंटल डिपार्टमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ तक कि डेंटल कॉलेजेस में उतनी सुविधाएं नहीं हैं जितना कि हमारे डेंटल डिपार्टमेंट में है। तो जनरली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लोग साधारण अस्पताल समझते हैं, सदर अस्पताल में लोग जल्दी जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी लोगों का विश्वास बढ़ा है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ठीक होकर के जा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट जिनको लकवा हो गया था, तो लकवा मार दिया था, उनको रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था, उनका ट्रीटमेंट हुआ और अब वो चल फिर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर हुआ। गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट हम लोग का बहुत अच्छा है। यहाँ पर अब लेप्रोस्कोपी से भी हिस्टेक्टोमी या अन्य सर्जरीज हो रहे हैं। उसी ढंग से सर्जरी डिपार्टमेंट में भी लेप्रोस्कोपी से गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो रही है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो कि मेडिकल कॉलेजेस में भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये डिपार्टमेंट है। और ERCP होता है, जैसे मान लीजिए कि गॉल ब्लैडर के पास जो CBD कॉमन बाइल डक्ट में अगर स्टोन हो गया है, तो एंडोस्कोपी से बिना कोई चीर फाड़ किए एंडोस्कोपी के थ्रू उस स्टोन को रिमूव कर लिया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं जो मेडिकल कॉलेजेस में भी नहीं हैं, वो हमारे सदर अस्पताल में हैं अभी। सर, जैसे आपने सर्जरी को लेकर बोला, तो अभी सदर अस्पताल में कौन कौन सी आधुनिक सर्जरी और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, मैंने बताया ही कि हम लोग के यहाँ गायनी ऑप्स में सभी तरीके की सर्जरी हो रही है। सर्जरी डिपार्टमेंट में हर्निया भी होता है लेप्रोस्कोपी से, गॉल ब्लैडर का स्टोन लेप्रोस्कोपी से हो रहा है, न्यूरो सर्जरी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और जब कैथलैब लग जाएगा, खैर अभी हम भविष्य की योजनाओं के बारे में नहीं बोलेंगे, अभी जो यहाँ पर हो रहा है ENT में, ईयर नोज थ्रोट के सर्जरीज यहाँ पर काफ़ी होने लगे हैं। आई डिपार्टमेंट भी काफ़ी इम्प्रूव किया है, वहाँ भी अब सर्जरी रेगुलर हो रहे हैं फीको मेथड से। तो इस ढंग से लगभग डेंटल में भी सर्जरी हो रही है और जो आर्टिफिशियल टिथ्स भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर लेबोरेटरी भी बन गया है डेंटल में। पैथोलॉजी में सारे जांच हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो मेडिकल कॉलेजेस में जांच नहीं होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। और ऑन्कोलॉजी सर्जरी यानी कैंसर की सर्जरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो रही है। कैंसर के यहाँ काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं और ठीक होकर के जा रहे हैं। हेड एंड नेक रीजन के कैंसर का भी सर्जरी हम लोगों के यहाँ हो रहा है। उसी ढंग से यहाँ ब्लड कैंसर के बहुत सारे पेशेंट, शायद ब्लड कैंसर के हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं, VIP पेशेंट भी आ रहे हैं, गरीब पेशेंट भी आ रहे हैं। तो सबों का यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो हम लोग का कैंसर डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और मेडिसिन में भी, तो मेडिसिन के भी काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। सर, बात करें पेशेंट की देखभाल के लिए और बेहतर बनने के लिए आपका क्या विजन क्या है? देखिए, अभी जितना काम हुआ है पिछले 1.5 साल में सदर अस्पताल में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन जितना हुआ है उससे ज़्यादा अभी बाकी है। जैसे अभी हम लोग निकट भविष्य में, चूँकि हमारे यहाँ CT स्कैन और MRI मशीन बहुत जल्द फंक्शनल हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी हमारे सदर अस्पताल में कि यहाँ पर CT स्कैन और MRI नहीं होता था। वो अब बहुत निकट भविष्य में होने लगेगा। उसी ढंग से हम लोग यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा
जल्द से जल्द करना चाह रहे हैं। क्योंकि पूरे झारखंड में कहीं भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होता है। लोग प्रायः चेन्नई जाते हैं, बेलोर जाते हैं और वहाँ से हॉस्पिटल को ही हम लोग 11-12 लाख रुपया देते हैं और प्लस पेशेंट का अपना खर्च होता है, आना जाना रहना कठिनाई भी होती है। तो अगर यहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने लगेगा तो सरकार का भी काफ़ी पैसा बचेगा, विभाग का पैसा बचेगा और पेशेंट को बहुत आसानी से यहाँ पर इलाज होगा, अपने ही घर में उनका इलाज हो जाएगा। उसी ढंग से हम लोग जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी या जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो होता क्या है कि जिनके पास पैसा है, जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं वो माँ बनना चाहती हैं, तो जिनके पास पैसा है वो तो अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन जो गरीब महिला चाहती है माँ बनना तो उसको वो बिल्कुल सोचना भी छोड़ देती है। तो उनके लिए हम लोग IVF सेंटर भी शुरू करना चाहते हैं। और चूंकि हमारे पास अब स्पेस की कमी है, बिल्डिंग देख करके तो बहुत बड़ा लगता है, 500 बेड का हॉस्पिटल है, हम लोग इसको 650 बेड का बना चुके हैं, अब और ज़्यादा बढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग एक नई बिल्डिंग का भी प्रपोजल दिए हैं कि एक नई बिल्डिंग मल्टी स्टोरीड बने, ताकि हम लोग जो आगे काम करना चाहते हैं वो भी कर सकें। ऐसे और भी चीज़ें हैं, हम लोग चाहते हैं यहाँ कंप्रहेंसिव कैंसर केयर सेंटर यानी रेडियोथेरेपी और पेट स्कैन भी शुरू करना, लेकिन उसके लिए वो थोड़ा बड़ा डिसीजन होगा। हम लोग विभाग से और सरकार से अगर हमको अनुमति मिलेगी, सहायता मिलेगी, तो हम लोग उसको भी शुरू करेंगे, ताकि हम लोगों का जो विज़न है वो यही है कि एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो अगर हम बात करें जिसमें पेशेंट का अपने बारे में बताया, अगर हम बात करें आपके हॉस्पिटल में जो नर्सेज हैं या डॉक्टर्स या स्टाफ मैनेजमेंट है, उनके लिए क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और केवल बिल्डिंग से या केवल डॉक्टर से हॉस्पिटल नहीं चलता है, ये पूरा टीम वर्क है। तो हम लोग पूरी टीम का ख्याल रखते हैं, उनको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, बार बार कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे विशेषज्ञ उनको प्रशिक्षण देते हैं। और साथ ही साथ हम लोग पेशेंट के साथ कैसा व्यवहार करना है, अटेंडेंट के साथ कैसा व्यवहार करना है, इस पर भी प्रशिक्षण देते हैं। रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर यानी कोई गर्भवती महिला आती है या कोई भी महिला आती है तो उनके साथ हम कैसे एक आदर के साथ उनके साथ व्यवहार करें। रेस्पेक्टफुल पेशेंट केयर, कोई भी पेशेंट आता है, अटेंडेंट आता है, तो उनके साथ हम आदर पूर्वक कैसे व्यवहार करें। क्योंकि तरह तरह के लोग आते हैं, अटेंडेंट कोई शराब पी के भी आ जाता है, कोई क्रिमिनल भी आ जाता है। यहाँ 24 घंटे तरह तरह की समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं से कैसे हम शांतिपूर्वक डील करें, इसके लिए हम लोग अलग से प्रशिक्षण देते हैं। और साथ ही साथ हम लोग उनको सम्मानित भी करते हैं, जो हमारे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, चतुर्थ वर्गीय स्टाफ हैं, स्वीपर हैं, हम लोग सबों को बीच बीच में सम्मानित करते हैं। हमारे यहाँ सफाई बहुत अच्छी है, साफ सुथरा है ये अस्पताल और इको फ्रेंडली हॉस्पिटल भी है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर स्तर पर जहाँ कहीं भी मौका मिलता है हम लोग उनको सम्मानित करते हैं। सभी सम्मानित हैं लोग, चाहे वो स्वीपर हों या डॉक्टर हों, सभी सम्मानित हैं। इसके चलते वो अस्पताल से लगाव महसूस करते हैं, पूरी टीम एक फैमिली की तरह काम करती है। और साथ ही साथ हम लोग उनको अवार्ड्स जीतने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। तो हम लोगों को काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। जब मैं आया था तो यहाँ पर कोई अवार्ड नहीं मिला था, एक आध अवार्ड मिला भी था तो उसका रिन्यूअल नहीं हुआ था तो उसको नहीं माना जाता है। अभी हम लोगों को एनक्वास अवार्ड मिला है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिर हम लोगों को बेस्ट इको फ्रेंडली हॉस्पिटल का अवार्ड मिला है, क्योंकि हम लोग इकोलॉजी पर बहुत ध्यान देते हैं। हर कोई को ध्यान देना है, अभी पौधा लगाते हैं हम लोग, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो इसके चलते बेस्ट इको फ्रेंडली हॉस्पिटल का अवार्ड हम लोग को। कायाकल्प अवार्ड मिला है, लक्ष्य अवार्ड मिला है, लेबर रूम को भी लक्ष्य अवार्ड मिला, ऑपरेशन थिएटर को भी लक्ष्य अवार्ड मिला है। और हम लोगों को NABL भी बहुत जल्द हो जाएगा, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को, और हम लोग मुस्कान अवार्ड भी बहुत जल्द मिल जाएगा। तो अवार्ड के चलते हम लोगों को करीब करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये का अवार्ड मिला है, कैश अवार्ड भी,
सर्टिफिकेट मिला, मेडल मिला, सम्मान मिला, लेकिन कैश अवार्ड भी मिला। और उसका 25% हम लोग स्टाफ, डॉक्टर, सभी स्तर के स्टाफ्स के बीच में बांटते हैं। तो इससे उनका मोटिवेशन होता है। एक तो उनको जो सम्मान मिला उसके चलते वो मोटिवेटेड होते हैं, और दूसरा जो मनी इज ऑल्सो ए गुड मोटिवेटर, तो जो पैसा मिलता है उससे भी वो मोटिवेटेड होते हैं और वो एक फैमिली के रूप में यहाँ काम करते हैं। सर हम बात करें आजकल देख रहे हैं डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया हो गया या फिर आयुष्मान भारत हो गया या अभी जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी हो जाए, इस पे सदर हॉस्पिटल कितना काम कर रही है? देखिए, ये तो एक मॉडल हॉस्पिटल है। नेशनल लेवल पर भी हमारा जो जिला अस्पताल है एक मॉडल हॉस्पिटल है। यहाँ एक तो आयुष्मान में हम लोग ऑल इंडिया में लगभग 700 से भी ऊपर जिला अस्पताल हैं, उसमें हम लोग सेकंड पोजीशन पर हैं, और हो सकता है इस साल हम लोग फर्स्ट भी हो जाएं सभी डिस्ट्रिक्ट्स। तो नेशनल लेवल पर आयुष्मान में इस हॉस्पिटल का नाम है। प्लस ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर स्कैन एंड शेयर होता है, यहाँ पर डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भी होता है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, पूरे हॉस्पिटल को वाईफाई किया गया है ताकि सभी जगह आसानी से काम हो सके। जैसे किसी का, और यहाँ पर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भी पूरा वाईफाई किया गया है, और पैथोलॉजी का रिपोर्ट पहले बहुत मुश्किल होता था, लोगों को बार बार दौड़ना पड़ता था, अभी उनके मोबाइल पर ही सारा रिपोर्ट चला जाता है। तो ये डिजिटलाइजेशन से काफ़ी सुविधा हुई है, और हम लोगों को ABDM में हम लोग जिला अस्पतालों में नंबर 1 हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है, और इसको एक मॉडल के रूप में दूसरे जगह पर भी एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाता है। सर आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, सदर हॉस्पिटल के भविष्य को लेकर आपका क्या विजन है? हाँ, भविष्य इसको हम लोग एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज के रूप में देखना चाहते हैं, ताकि सभी डिपार्टमेंट्स में, अभी केवल 2 डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू हुई है, अगर सभी डिपार्टमेंट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होने लगेगी तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज बन गया। और जो DNB कोर्स है वो MD MS के इक्विवेलेंट है। यहाँ से लोग कोर्स करके मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हैं। शुरू में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर, HOD या डायरेक्टर, प्रिंसिपल, सब कुछ बन सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। MBBS की पढ़ाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि उसके लिए 20 एकड़ ज़मीन चाहिए। हम लोगों के पास 11 एकड़ ज़मीन है, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज हम लोग भविष्य में करना चाहते हैं। साथ ही जैसा कि हम लोगों ने बताया कि यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यहाँ के ब्लड बैंक को हम लोग एकदम अति आधुनिक बना चुके हैं, और कुछ और भी कमियाँ हैं उसको हम लोग कर देंगे। तो यहाँ से काफ़ी लोगों को ब्लड चढ़ता है। यहाँ थैलेसीमिया के झारखंड के अधिकांश पेशेंट यहीं पर आते हैं, लगभग 1200 पेशेंट। दूसरे जिलों के भी पेशेंट यहीं पर आते हैं। अभी एक VWD के पेशेंट गिरिडीह से आ गए थे, बच्ची थी छोटी, माँ लेके उसकी आई थी, और उन लोग को तुरंत गिरिडीह लौटना था, चूँकि उन लोग को रहने की सुविधा नहीं थी, तो मैंने ही उनका इलाज किया। उसी दिन एक दुमका से भी पेशेंट आ गई जिनको कि फैक्टर 9 की ज़रूरत थी। तो ये सारी दवाएं झारखंड में केवल सदर अस्पताल रांची में ही उपलब्ध हैं। तो हम लोग चाहते हैं, भला कि ये अच्छी स्थिति नहीं है, थैलेसीमिया का इलाज हर एक ज़िला में होना चाहिए, क्योंकि हर एक ज़िला में ब्लड बैंक फंक्शनल होना चाहिए। एक ही जगह आना, उनको आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। हम लोग को ट्रीटमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको चूँकि दूर से आना पड़ता है। अब दुमका से यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ दिनों में हमें उम्मीद है कि देवघर का जो एम्स है वो भी फुली फंक्शनल हो जाएगा। एम्स को फंक्शनल होने में थोड़ा समय लगता है, मे बी 15 साल 20 साल भी, लेकिन एक बार जब फंक्शनल हो जाएगा तो संथाल परगना और अगल बगल के और झारखंड के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो धीरे धीरे सरकार और विभाग कोशिश कर रही है सारी चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करने का। लेकिन तब तक के लिए जो भी हमारे पास दूसरे ज़िले या राज्य के आ रहे हैं लोग, यहाँ मुजफ्फरपुर से भी पेशेंट आए और उन लोग का भी हम लोग ट्रीटमेंट किए, बोकारो से आए, हम लोग सबों का, बोकारो के भी पेशेंट का हम ही ट्रीटमेंट किए, क्योंकि जब कभी कभी डॉक्टर्स बाहर गए होते हैं छुट्टी में तो हम करते हैं ट्रीटमेंट, ऐसे यूजुअली तो हम लोग को समय नहीं मिल पाता है। तो कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा असेट सदर अस्पताल पूरे झारखंड के लिए है और इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बन जाएगा सदर अस्पताल में कि ये काफ़ी आगे बढ़ेगा।
धन्यवाद सर, धन्यवाद। अपना हमें समय कीमती देने के लिए।